द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम सॉफ्टवेयर की दुनिया के एक ऐसे हिडन हीरो पर बात करेंगे जिसके बारे में ज्यादातर यूजर्स को पता भी नहीं होता। लेकिन हमारे ऑनलाइन लाइफ का बहुत कुछ इसी की वजह से स्मूथली चलता है। बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर फ्लाइट बुकिंग तक। जी हाँ। हम बात कर रहे हैं सागा डिजाइन पैटर्न की। और इसके लिए जो हमारी जानकारी का सोर्स है वो माइक्रोसॉफ्ट लर्न का एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक सिस्टम एक सिंगल पीस में नहीं बल्कि कई छोटी छोटी इंडिपेंडेंट सर्विसेज में बटा हो, जिसे माइक्रो सर्विसेज कहते हैं, राइट। तो वो एक सिंगल रिलायबल ट्रांजैक्शन कैसे पूरा करता है। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि जब कोई ऑनलाइन ऑर्डर होता है तो बैकग्राउंड में पेमेंट, इन्वेंट्री चेक, शिपिंग, ये सब अलग अलग सर्विसेज हैंडल करती हैं। और सागा पैटर्न ये पक्का करता है कि या तो ये सारे स्टेप्स एक साथ सक्सेसफुली पूरे हों। कुछ हुआ ही नहीं था। बिल्कुल, ये आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हाँ, पहले जब सब कुछ एक ही बड़े सिस्टम माने मोनोलिथ में होता था तो ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना आसान था। अच्छा। लेकिन अब जहाँ हर सर्विस की अपनी दुनिया है, अपना डेटाबेस है, वहाँ डेटा की कंसिस्टेंसी बनाए रखना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। सागा पैटर्न इसी सिरदर्द की एक बहुत ही एलिगेंट दवा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इस सिरदर्द को और गहराई से समझते हैं। ट्रांजैक्शन शब्द से शुरू करते हैं। ज्यादातर डेवलपर्स इसे ACID प्रिंसिपल से जुड़कर देखते हैं। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। इसमें सबसे जरूरी है एटॉमिसिटी। मतलब ऑल और नथिंग। या तो ट्रांजैक्शन के सारे काम होंगे या एक भी नहीं। एग्जैक्टली। और जब एक ही डेटाबेस हो तो ये ऑल और नथिंग गारंटी देना डेटाबेस का काम होता है। वो एक लॉक लगाता है, सारे चेंजेस करता है और सब कुछ सही होने पर ही लॉक हटाता है। सही बात है। लेकिन सोचिए माइक्रो सर्विसेज की दुनिया में पेमेंट सर्विस का अपना डेटाबेस है, इन्वेंट्री सर्विस का अपना, शिपिंग का अपना, कोई एक सेंट्रल डेटाबेस है ही नहीं जो इन सब पर लॉक लगा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेमेंट हो गया और पेमेंट सर्विस ने अपने डेटाबेस में लिख दिया पेमेंट सक्सेसफुल, लेकिन उसके बाद इन्वेंट्री सर्विस फेल हो गई और बता ही नहीं पाई कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो क्या होगा? ये तो एक बिजनेस डिजास्टर है। कस्टमर के पैसे कट गए लेकिन प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। और यहीं पर सागा पैटर्न की जरूरत पड़ती है। सागा कहता है ठीक है, हम ट्रेडिशनल ऑल और नथिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो हम एक नया तरीका अपनाएंगे। और वो तरीका है एक बड़े ट्रांजैक्शन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट लोकल ट्रांजैक्शंस की एक चेन में तोड़ देना। हाँ, हर लोकल ट्रांजैक्शन अपनी सर्विस के अंदर एसिड प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। अच्छा, तो हमारे ऑनलाइन ऑर्डर वाले एग्जाम्पल में पेमेंट प्रोसेस करना एक लोकल ट्रांजैक्शन हुआ, इन्वेंट्री चेक करना दूसरा, और शिपिंग शेड्यूल करना तीसरा। बिल्कुल। पेमेंट सर्विस अपना काम करेगी, अपने डेटाबेस को अपडेट करेगी और फिर एक मैसेज या इवेंट पब्लिश करेगी कि ऑर्डर 123 पेड। ओके। इन्वेंट्री सर्विस उस मैसेज को सुनेगी, अपना लोकल ट्रांजैक्शन चलाएगी यानी प्रोडक्ट को रिजर्व करेगी और फिर एक नया मैसेज पब्लिश करेगी, ऑर्डर 123 आइटम रिजर्व्ड। ये चेन ऐसी ही चलती रहती है। ये तो हैप्पी पाथ हो गया जब सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन असली चुनौती तो तब आती है जब कुछ गलत हो जाता है। मान लीजिए पेमेंट हो गया, आइटम रिजर्व हो गया, लेकिन शिपिंग सर्विस कहती है कि डेस्टिनेशन एड्रेस पर डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अब सीक्वेंस में कोई भी लोकल ट्रांजैक्शन फेल होता है तो सागा उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देता है और हर सक्सेसफुल स्टेप को अंडू करने के लिए एक कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शन चलाता है। अंडू करने के लिए मतलब सिंपल डेटाबेस रोलबैक? नहीं, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ये सिंपल रोलबैक नहीं है। रोलबैक का मतलब होता है चेंज को इरेज कर देना। अच्छा। यहाँ हम चेंज को इरेज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी कमिट हो चुका है। कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शन एक नया ट्रांजैक्शन है जो ओरिजिनल एक्शन के इफेक्ट को रिवर्स करता है। एक एग्जांपल से समझाएंगे? जरूर। जैसे शिपिंग फेल होने पर सागा इन्वेंट्री सर्विस को एक कमांड भेजेगा, रिलीज आइटम फॉर ऑर्डर 123। ये एक नया एक्शन है। फिर वो पेमेंट सर्विस को कमांड भेजेगा, रिफंड पेमेंट फॉर ऑर्डर 123। वाओ, तो ये पीछे जाने के बजाय गलतियों को सुधारने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये तो सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है तो लॉजिकल, पर रियलिटी में हर एक्शन के लिए एक परफेक्ट अंडू एक्शन लिखना आसान नहीं होता होगा, बहुत मुश्किल और एरर प्रोन हो सकता है।
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सागा पैटर्न की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है। इसीलिए सागा में ट्रांजैक्शंस को कुछ खास कैटेगरीज में बांटा गया है। अच्छा, वो कैटेगरीज क्या है? पहली है कॉम्पनसेबल ट्रांजैक्शन। ये वो स्टेप है जिसके लिए हमें कॉम्पनसेटिंग एक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कस्टमर से पेमेंट लेना। जिसका कॉम्पनसेटिंग एक्शन है पेमेंट रिफंड करना। एग्जैक्टली। फिर आता है पिवट ट्रांजैक्शन। ये सागा का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हाँ, एक बार ये स्टेप पूरा हो गया तो सागा को सक्सेस तक जाना ही होगा, वो फेल नहीं हो सकता। हमारे ऑनलाइन ऑर्डर वाले एग्जाम्पल में ये क्या हो सकता है? सोचिए वेयरहाउस से प्रोडक्ट का डिस्पैच होना। एक बार ट्रक में आइटम लोड हो गया और वो निकल गया, तो उसे वापस बुलाना लगभग नामुमकिन या बहुत महंगा है। समझ गया। तो डिस्पैच आइटम हमारा पिवट ट्रांजैक्शन हो सकता है। इसके बाद के सारे स्टेप्स, जैसे कस्टमर को ट्रैकिंग ईमेल भेजना, वो रीट्रायबल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। रीट्रायबल मतलब अगर ईमेल सर्वर डाउन है तो हम उसे बार बार ट्राई करते रहेंगे जब तक वो सफल ना हो जाए। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक खतरा है। अगर ईमेल भेजने वाला स्टेप सफल हो गया पर कंफर्मेशन मैसेज खो गया तो सिस्टम उसे दोबारा ट्राई करेगा और कस्टमर को 2-3 ट्रैकिंग ईमेल्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसीलिए रीट्रायबल ट्रांजैक्शंस का आइडम्पोटेंट होना बहुत जरूरी है। आइटम्पोटेंट? आइडम्पोटेंसी का मतलब है कि आप किसी एक्शन को चाहे एक बार करें या 10 बार, फाइनल रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। क्रेडिट कार्ड चार्ज करने वाला स्टेप इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। अच्छा। अगर ट्रांजैक्शन आईडी सेम है तो सिस्टम को पता होना चाहिए कि चार्ज पहले ही हो चुका है और दोबारा चार्ज नहीं करना है, भले रिक्वेस्ट दोबारा आए। ठीक है, तो ये लोकल ट्रांजैक्शंस और कॉम्पनसेटिंग एक्शंस का आइडिया तो समझ आ गया। लेकिन ये सब सर्विसेज आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं? क्या कोई सेंट्रल कंट्रोलर होता है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमें सागा को इम्प्लीमेंट करने के 2 मुख्य तरीकों पर ले जाता है, कोरियोग्राफी और ऑर्केस्ट्रेशन। इन्हें किसी एनालॉजी से समझ सकते हैं? जरूर। कोरियोग्राफी को आप एक डांस ट्रूप की तरह समझिए, जहां कोई डायरेक्टर नहीं है। ओके। हर डांसर अपना मूव पूरा करता है और दूसरे डांसर्स उसके मूव को देखकर अपना अगला मूव करते हैं। टेक्निकल टर्म्स में हर सर्विस अपना काम पूरा करके एक इवेंट पब्लिश कर देती है और दूसरी इंटरेस्टेड सर्विसेज उस इवेंट को सुनती हैं और अपना काम शुरू कर देती हैं। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं। एग्जैक्टली। ये तो सिंपल वर्कफ्लोज के लिए अच्छा लगता होगा। कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी नहीं है। हाँ। लेकिन अगर 15-20 सर्विसेज हों तो ये बहुत क्योटिक नहीं हो जाएगा? ये ट्रैक करना ही मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी सर्विस किस इवेंट पे रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल, ये कोरियोग्राफी का सबसे बड़ा नुकसान है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, वर्कफ्लो को समझना और डीबग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और साइक्लिक डिपेंडेंसी का खतरा भी होगा। हाँ, जहां सर्विस ए बी को ट्रिगर करती है, बी सी को और सी वापस ए को, जिससे एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है। बाप रे। तो दूसरा तरीका क्या है? ऑर्केस्ट्रेशन। हाँ, ऑर्केस्ट्रेशन एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें एक कंडक्टर होता है। यहाँ एक सेंट्रल सर्विस होती है जिसे ऑर्केस्ट्रेटर कहते हैं, जो पूरे प्रोसेस का बॉस होता है। मतलब ऑर्केस्ट्रेटर हर सर्विस को बताता है कि उसे कब और क्या करना है। सही। वो पेमेंट सर्विस को कहेगा चार्ज द कार्ड। जब पेमेंट सर्विस जवाब देगी डन, तो वो इन्वेंट्री सर्विस को कहेगा रिजर्व द आइटम। इसमें वर्कफ्लो तो बहुत क्लियर रहता होगा, सारी बिजनेस लॉजिक एक ही जगह पर। बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज के लिए ये अप्रोच बहुत बेहतर है। डीबगिंग आसान होती है क्योंकि आप ऑर्केस्ट्रेटर के लॉग्स देखकर ही पूरा फ्लो समझ सकते हैं। लेकिन इसका भी एक बड़ा नुकसान होगा। वो क्या? कि ऑर्केस्ट्रेटर खुद एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है। अगर कंडक्टर ही बीमार हो जाए तो पूरा ऑर्केस्ट्रा चुप हो जाएगा। सही पकड़ा। हालांकि मॉडर्न क्लाउड आर्किटेक्चर में हाई अवेलेबिलिटी और रिडंडेंसी से इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व किया जा सकता है, पर ये सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट दोनों को बढ़ा देता है। तो चॉइस हमेशा ट्रेड ऑफ की होती है। सिंप्लिसिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्यूरोग्राफी, वीएस कंट्रोल एंड कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ऑर्केस्ट्रेशन। टाइमिंग के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट की जरूरत है। लेकिन मुझे एक और चीज परेशान कर रही है। जब हर सर्विस का अपना डेटा है और ट्रांजैक्शंस तुरंत कमिट नहीं हो रहे हैं, तो डेटा में टेम्परेरी इनकंसिस्टेंसी तो रहेगी। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डेटा अनोमलीज का। सागा पैटर्न एसेट की तरह स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी नहीं, बल्कि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की गारंटी देता है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी? इसका मतलब है कि सिस्टम अंत में कंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच जाएगा, लेकिन बीच में कुछ देर के लिए डेटा इनकंसिस्टेंट दिख सकता है
और इससे कुछ सीरियस समस्याएं हो सकती हैं, जैसे डर्टी रीड्स। डर्टी रीड, ये सुनने में खतरनाक लगता है। इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल? जरूर। सोचिए फ्लाइट टिकट बुकिंग। सागा 1 आपको दिखाता है कि 1 सीट लेफ्ट। आप उसे बुक करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है। उसी वक्त कोई दूसरा यूजर अपनी बुकिंग कैंसिल करता है, जिसे सागा 2 हैंडल कर रहा है। सागा 2 ने सीट को फ्री तो कर दिया है, पर उसका कॉम्पनसेटिंग ट्रांजैक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है वो रोल बैक हो जाए। लेकिन सागा 1 को तो दिख रहा है कि सीट अवेलेबल है। एग्जैक्टली। ये डर्टी रीड है। आपने एक ऐसे डेटा पर एक्ट कर लिया जो अभी तक फाइनल नहीं है। इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत खराब हो सकता है। तो इस तरह की समस्याओं से बचने का क्या तरीका है? इसके लिए कई एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं। माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिकल में कई नाम दिए गए हैं, जैसे कम्युनिटेटिव अपडेट्स, पेसिमिस्टिक व्यू वगैरह। लेकिन एक स्ट्रैटेजी जो समझने में आसान और काफी इफेक्टिव है, वो है सेमांटिक लॉक। सेमांटिक लॉक मतलब हम डेटाबेस को लॉक नहीं कर रहे हैं? नहीं, डेटाबेस को लॉक करने से परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। सेमांटिक लॉक एप्लीकेशन लेवल पर होता है। अच्छा। इसका मतलब है कि जब कोई सागा किसी रिकॉर्ड पर काम कर रहा होता है, जैसे किसी फ्लाइट सीट पर, तो वो डेटाबेस में एक फ्लैग सेट कर देता है, जैसे status.pending booking। ओके। अब अगर कोई दूसरी सागा उस सीट को एक्सेस करने की कोशिश करती है, तो वो इस फ्लैग को देखकर समझ जाती है कि इस पर अभी काम चल रहा है, कृपया इंतजार करें। या फिर यूजर को मैसेज दिखाए कि दिस सीट इज करंटली हेल्ड। बिल्कुल, ये एक तरह का सॉफ्ट लॉक है जो दूसरे प्रोसेसेस को बताता है कि डेटा अभी स्टेबल नहीं है। ये तो बहुत क्लेवर सोल्यूशन है। तो ये बिजनेस लॉजिक का हिस्सा बन जाता है, डेटाबेस का नहीं। एग्जैक्टली। सागा पैटर्न को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सिर्फ कोड नहीं, बल्कि बिजनेस प्रोसेस के बारे में भी बहुत गहराई से सोचना पड़ता है। तो आज की हमारी इस बातचीत से ये साफ है कि सागा पैटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। ये ट्रेडिशनल एसीडी गारंटीज को छोड़कर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी को अपनाता है। ये लोकल ट्रांजैक्शंस की एक चेन है, जिसमें फेलियर्स को हैंडल करने के लिए कॉम्पेंसेटिंग एक्शंस होते हैं। और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोरियोग्राफी और ऑर्केस्ट्रेशन के बीच का चुनाव वर्कफ्लो की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। हाँ, और सोर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है। वो कहते हैं कि सागास को लो रिस्क अपडेट्स के लिए और ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस को हाई रिस्क अपडेट्स के लिए इस्तेमाल करें। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। आज की माइक्रो सर्विसेज की दुनिया में कोई टीम ये कैसे तय करती है कि हाई रिस्क क्या है? क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क है, जैसे लाखों का पेमेंट, या इसमें डेटा इंटेग्रिटी, यूजर का भरोसा या लीगल कंप्लायंस भी शामिल है? एग्जैक्टली। एक फूड डिलीवरी ऐप के लिए हाई रिस्क शायद गलत ऑर्डर डिलीवर होना है, जबकि एक हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर के लिए हाई रिस्क पेशेंट की गलत मेडिकल हिस्ट्री अपडेट होना है। तो ये लाइन कहाँ खींची जाती है और ये एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में कैसे बदलती है, ये सोचने वाली बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।